सवाल आपसे क्या कहता है कि एक थिन यूनिफॉर्म एनुलर डिस्क है जिसका मास है बेटा m के बराबर मास है और उसका आउटर रेडियस है 4r एंड इनर रेडियस है 3r एज शोन इन द फिगर। तो बताना है कि वर्क रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस टू इंफिनिटी इज इक्वल टू। तो पॉइंट P से हम एक मास को ले जा रहे हैं इनफाइनाइट पर, तो इसमें वर्क डन आपसे पूछा गया है। तो वर्क डन में जो है काफी लोग हो सकता है कि कंफ्यूज होते हो कि वर्क डन जो है कैसे निकालते हैं, कभी प्लस आ जाता है कभी माइनस आ जाता है, तो ये हमें याद नहीं रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल एजेंट होता है वो होता है बेटा डेल्टा यू के बराबर, और जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है या कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स, वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी जो है दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां से आप आगे फर्दर इन फॉर्मूले को ले जा सकते हैं। यदि पोटेंशियल दिया है तो इसको क्यू डेल्टा वी लिख लो, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। यहां दिया है तो माइनस क्यू डेल्टा वी लिख लो, ठीक है, माइनस क्यू डेल्टा वी, समझ गए। अब इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है डेल्टा यू को, है ना, इंटीग्रेशन वाली फॉर्म में लिख लो चाहे कैसे भी लिख लो, कोई असर नहीं पड़ता। मेन जो है वो ये वाला फॉर्मूला है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करना है, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पूछा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हमें यहाँ पे बस माइनस लगा देना है। इसके बाद सारी चीजें जो हैं अपने आप इन फॉर्मूले से आ जाती हैं। तो सवाल जो है जेईई एडवांस में पूछा गया था, काफी आसान सवाल है, देखने में हो सकता है इंटिमिडेटिंग लगे, ऐसे लग भी नहीं रहा वैसे तो, पर हो सकता है लग रहा हो, पर ये सवाल काफी आसान है। देखिए है इंटीग्रेशन पे बेस्ड, इंटीग्रेशन समझ में आ गया तो आप इस सवाल को कर ले जाएंगे। देखिए कैसे करना है। तो बच्चों एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जो एस अनअकैडमी चैंपियंस लीग है वो जेईई के लिए स्टार्ट हो रही है फिर से, और यहाँ पे आपको चांस मिलेगा टू मीट सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका आपको मिलने वाला है। अब करना क्या होगा मौका पाने के लिए आपको कि एक टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट होगा, दिसंबर 18, दिसंबर 19, 26 1 PM ऑनवर्ड्स। और ये जो टेस्ट है ये फ्री है, आपको बस वेबसाइट पे जाके एनरोल करना है और ये टेस्ट देना है। दूसरा हमारे पास ये है कि अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जो ये पहला स्लाइड था जिसमें सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका था, उसमें प्राइजेस भी हैं जो 1 से लेके 10 तक जो रैंक होने वाली हैं उनको 20,000 का प्राइज जो है मिलने वाला है, और 100% तक स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी, और 11 से 30 के लिए 10,000 का कैश प्राइज, और 31 से 50 के लिए 6,000 का कैश प्राइज आपको मिलने वाला है, और साथ में स्कॉलरशिप भी यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर आप देख चुके हैं कि जो रैंक फर्स्ट है उसके लिए 1 लाख का प्राइज है, और यहाँ पे ये ग्रुप स्टेज के लिए था, है ना, ये ग्रुप स्टेज के लिए था, ये फाइनल्स के लिए है। ये सारे जो हैं प्राइजेस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको करना है, डेट्स कौन कौन सी हैं, 18, 19, 26 और 1 बजे जो है दोपहर में आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि IIT JEE के लिए मेगा कॉम्बैट होने वाला है 19 दिसंबर को, ज्यादा दूर नहीं है, 11 AM को ये होने वाला है। क्लास 11th, 12th और 13 के लिए 60 मिनट का पेपर होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग जो है 3 मिनट से थोड़ा सा कम जो है टाइम आपको मिलेगा, जो सफिशिएंट है सवालों को करने के लिए। और 500 जो लकी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जो है प्राइज मिल सकते हैं, मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग का एक फोन, और JBL के हेडफोन्स और Amazon के वाउचर्स। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि क्लास 11th का जो है बूट कैंप जो है लग रहा है, और जो बच्चे IIT JEE 2023 को जो है टारगेट कर रहे हैं उनके लिए होने वाला है। और 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, और उनमें होगा क्या कि क्लास 11th का जो है वो रिवीजन आपको करवाया जाएगा, और एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे समझाई जाने वाली है, और मोटिवेशनल सेशन जो है वो यहाँ पर होंगे। उसके बाद हमारा अगला अनाउंसमेंट है कि ये जो डे 1 पे जो क्लासेस आपको होने वाली हैं वो यहाँ पे शेड्यूल आपको दिखाया हुआ है कि 9 से 11, 9 से 10, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए ये जो है सारी क्लासेस और आपकी जो टॉप टीचर्स हैं वो यहाँ पे जो है मेंशन है। उसके बाद
कुछ बैचेस की अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। स्ट्राइकर बैच है जो जेई मेन 2020 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, जेई मेन और एडवांस दोनों के लिए यहाँ पे रैपिड रिवीजन 2.0 जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है एक्सीलेंस बैच फॉर क्लास 11th फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2023। जो बच्चे एग्जाम देंगे, अपना अटेम्प्ट देंगे 2023 में, उनके लिए ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है सारे जो टॉप टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाने वाले हैं और बैच स्टार्ट होगा 15 दिसंबर को। तो आप जो है अपने मोबाइल में रिमाइंडर भर लीजिए, 15 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप और आपका या कोई जानने वाला जो है वो 2023 में जेई फोड़ना चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला है बैच के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्क दी हुई है, डिस्क आप देख सकते हैं क्लियरली। तो एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क का मतलब है इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों अलग अलग है। तो यहाँ इसका इनर रेडियस है ये, और ये वाला डिस्टेंस, ये रेडियस है, इनर रेडियस। वैल्यूज की कितनी दी हुई है? 3r के बराबर है, 3r के बराबर इसका इनर रेडियस है। और जो आउटर रेडियस है बेटा इसका 4r के बराबर है। जो मटेरियल फील्ड है वो इस वाइट वाले रीजन में फिट है। वाइट वाले रीजन में जो मटेरियल है वो फिल्ड है, अंदर वाला जो रीजन है वो खाली है। अंदर वाला जो रीजन है वो खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे इसको हमने काला कर दिया, इसका मुंह काला कर दिया कि बीच में तो कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है। मटेरियल जो प्रेजेंट है वो व्हाइट वाले रीजन में प्रेजेंट है। जो मटेरियल है वो प्रेजेंट है व्हाइट वाले रीजन में, और इस व्हाइट वाले रीजन का जो मास है वो दिया हुआ है m के बराबर है। व्हाइट वाले रीजन में जो मास है ये m के बराबर हमें दिया हुआ है, इसका मास है m, ठीक है। इनर रेडियस हमें पता है 3r के बराबर है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि यदि हम एक चार्ज को, एक मास को, एक पार्टिकल को पॉइंट P से ले जाना चाहते हैं इनफाइनाइट पर, तो कितना काम करना होगा। तो यहां पे देख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। एक ही फॉर्मूला मुझे आता है कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U को Q डेल्टा V में लिख सकता हूं। अब फाइनल पोजीशन क्या है? इनफाइनाइट पर ले जा रहे हैं फाइनली, तो फाइनल इनफाइनाइट पर पोटेंशियल होगा 0 माइनस पोटेंशियल इनिशियल यानी पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ पोटेंशियल एट P, और यहां पे आ जाएगा आपके पास Q यदि चार्ज होता तो। लेकिन यदि यहां पे मास की बात कर रहे हैं तो यहां पे आप मास लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए आप मास mm। ये आपका आंसर आपको मिल जाता है, m माइनस ऑफ m Vp हमारा आंसर होगा। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने में, बिकॉज पोटेंशियल यदि मिल गया तो हमें पूरा आंसर मिल जाता है। अब पोटेंशियल कैसे निकालें? एक रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल जानते हैं, रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल जानते हैं, लेकिन डिस्क के एक्सिस पर पोटेंशियल तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो हमें निकालना होगा, तो वही टेक्निक यहां पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, पहले तोड़ना और फिर जोड़ना, पहले तोड़ना और जोड़ना, पहले तोड़ना और जोड़ना। एक और जो है एक मुहावरा है कि मारपीट के मलहम लगा देना, मारपीट के मलहम लगा देना एक बहुत ही एक स्ट्रेटजी भी है ये, कि भाई आप किसी को ढंग से पीट दो और फिर जो है एक सिंपैथी गेन करने के लिए आप उसको ऐसे सहला सकते हैं कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा होता था बचपन में ना, पापा ने कूट दिया और फिर पापा ही ले जा रहे हैं चॉकलेट दिलाने। तो वही स्ट्रेटजी यहाँ पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस डिस्क को मैं तोड़ने जा रहा हूँ छोटी छोटी रिंग्स में, छोटी छोटी रिंग्स में। तो ये बात हमें समझ में आ जाती है कि छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर ही ये डिस्क बनी हुई है। तो मैं एक डिस्क, एक रिंग ले रहा हूं, एक एलिमेंटल रिंग ले रहा हूं जिसका रेडियस है x के बराबर और इसका थिकनेस है बेटा dx के बराबर। इसका रेडियस है x और इसका थिकनेस है dx के बराबर, इसका थिकनेस है dx के बराबर, इसका थिकनेस है dx के बराबर, dx के बराबर। अब इस छोटे से एलिमेंट का यदि मैं मास देखना चाहूं तो क्या हम निकाल सकते हैं क्या? इस छोटे से एलिमेंट का यदि मास निकालना चाहूं तो वो काफी ज्यादा कम होने वाला है, dm की फॉर्म में हमें मिलने वाला है। एलिमेंट का मास जो है वो dm की फॉर्म में मिलेगा और उसे मैं लिख सकता हूं कि इस शेप का, इस पूरे स्ट्रक्चर का जो डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी इनटू इस वाले पार्ट का जो एरिया है,
विच इज 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब सिग्मा की वैल्यू की यदि बात करें, सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिग्मा इज मास ऑफ दिस स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया कितना है पूरा। सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं पाई इंटू 4r का स्क्वायर माइनस ऑफ 3r का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर माइनस 3r का स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां से आपको मिल जाता है dm की वैल्यू। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 16 है, ये 9 है, आपको मिल जाएगा 7, पाई से चला गया पाई, तो आपको मिल जाएगा 2m अपॉन 7 टाइम्स r स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। ये वैल्यू मिल जाती है आपको dm की। अब भैया हमें मास मिल चुका है इस रिंग का, और यहां से इस रिंग के एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है किसके बराबर, एक्सिस के डिस्टेंस जो है वो 4r के बराबर है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है 4r के बराबर। तो मैं इसके हर एक एलिमेंट से जो है डिस्टेंस पता चल चुका है मुझे, कितना आ गया आपके पास, ये 4r का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है, तो आपको मिल जाती है डिस्टेंस 16r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये बात समझ में आई ना? बिकॉज रिंग की वजह से हम पोटेंशियल जानते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लूप है और इस लूप का मास है m, और यहां से डिस्टेंस x पर r इसका रेडियस है, आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो वो होता है माइनस ऑफ g m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये एक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एक्सिस पर। एक्सिस पर पोटेंशियल एक लूप की वजह से फॉर्मूला होता है ये। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला में मिल जाता है माइनस ऑफ g dm डिवाइडेड बाय 16r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमें छोटा सा पोटेंशियल मिल जाता है, छोटा सा पोटेंशियल हमें यहाँ पे मिल जाता है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ g dm की जो वैल्यू है उसे आप पुट करेंगे और यहां से बाहर आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स m, अंदर आ जाएगा x dx, नीचे आ जाएगा आपके पास 7r स्क्वायर और आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और x की वैल्यू, x की लिमिट आपको पुट करनी है, x की लिमिट पुट करनी है 3r से लेके 4r तक। सो 3r से लेके 4r तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर लेंगे आप, कर देता हूं मैं इंटीग्रेट। तो यहां देख लीजिए, यहाँ पे x की पावर 2 है प्लस कांस्टेंट है और यहाँ पे x है। तो आप जानते हैं कि ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन में नीचे वाला जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर, उसे आप t स्क्वायर मान सकते हैं। तो इसे इंटीग्रेशन करने का, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि पुट x स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर, इसको कोई नया वेरिएबल असाइन कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो आपको मिलेगा 2x dx प्लस 0 इज इक्वल टू 2t dt। 2 से चला गया 2, x dx को लिख सकते हैं t dt, x dx को लिख सकते हैं t dt। तो इस x dx को लिखूंगा t dt, t dt, और नीचे आपको मिलेगा क्या, अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर विच इज t का इंटीग्रल, t से चला गया t और dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और t की वैल्यू किसके बराबर है, t की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 3r से लेके 4r के बराबर। और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, साथ में यहाँ पे हमें मिलने वाला है, साथ में हमें मिलने वाला है g इंटू 2m डिवाइडेड बाय 7r स्क्वायर माइनस ऑफ 2gm बाय 7r स्क्वायर माइनस ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय 7r स्क्वायर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे है ये वाली टर्म, अब सॉल्व कीजिए इसे, माइनस ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय 7r स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलने वाला है, पहले आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4 चौक 16, 16 32, 32 4 8 32 और 8 4 32, 16 दूनी 32 कर सकते हैं। तो 4√2 आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा r माइनस 9 25 5 5r आपको यहाँ मिलेगा, r से एक r की पावर हट जाती है। आंसर आपको मिलता है माइनस ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय 7r, और यहाँ पे मिलेगा 4 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस में 5। सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा माइनस ऑफ m इंटू वीपी। हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमें मिलता है m इंटू 0 माइनस वीपी। अब हम यूनिट मास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1 के बराबर,
यहाँ पे आ जाएगा 0, माइनस में माइनस ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय 7r और 4 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 5, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा 2gm डिवाइडेड बाय 7r और ये आ जाएगा आपके पास 4 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 5 के बराबर। दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब मान लीजिए आप इतना बड़ा सवाल कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि यार आंसर में माइनस या प्लस क्या आएगा, तो आप एक बार जो है इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये मास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है। तो जब यहाँ पे मास रखा होगा पी पॉइंट पर, तो फोर्स इस मास के ऊपर किस तरफ लग रहा होगा? नीचे की तरफ जो है फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ। हमें इसको इनफाइनाइट पर ले जाना है, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। तो हम फोर्स को ऊपर की डायरेक्शन में लगा के इसको इनफाइनाइट पर ले जा रहे हैं। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आने वाला है। और आप देख भी सकते हैं क्लियरली कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव वैल्यू हमें देने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। दो तरीके से हमने चेक कर लिया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास ये, टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स हमारे पास हैं और वो चार्ज्ड हैं। हर एक का जो रेडियस है कैपिटल आर के बराबर है और वो फिक्स्ड है एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में, फिक्स्ड है, ग्रेविटी इग्नोर करना है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट है यहां पर, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाएगा, then its speed just before striking the other sphere is equal to। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास भी एक नेगेटिव चार्ज है और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये स्फीयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से दुन 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 होते हुए जाके स्ट्राइक करेगा, यहां पर स्ट्राइक करेगा। इस पूरी जर्नी में जब इलेक्ट्रॉन यहां था और इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के हैं और इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है 0 के बराबर, या तो कह सकता हूं कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन इस पूरे सिस्टम पर 0 के बराबर है। जितने भी फोर्सेस हैं वो इंटरनल टाइप के कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने पर K इनिशियल प्लस U इनिशियल प्लस इज इक्वल्स टू K फाइनल प्लस U फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 है, बिकॉज ये दोनों तो रेस्ट पे हैं, हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को भी रेस्ट से रिलीज किया है। प्लस बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, इसका और इसका पोटेंशियल एनर्जी आएगा आपके पास K Q E डिवाइडेड बाय R। समझ गए ना? यहां पे माइनस Q लिखते हैं, यहां पे माइनस E लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस इसका और इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो आएगा आपके पास K Q माइनस E डिवाइडेड बाय 9R इज इक्वल टू, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा तो इसके सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा R, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा K Q माइनस E डिवाइडेड बाय R प्लस इसका इलेक्ट्रॉन का और इस स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी होगा K इंटू माइनस Q इंटू माइनस E डिवाइडेड बाय 9R और प्लस इसकी स्पीड यदि मान लेता हूं v है तो हाफ mv² इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये हमें इक्वेशन मिल जाती है। यहाँ पे पूरी साइंस को एक बार सही कर लीजिए, K Q E डिवाइडेड बाय R माइनस ऑफ K Q E डिवाइडेड बाय 9R, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा K Q E डिवाइडेड बाय R, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस बन जाएगा माइनस ऑफ K Q E डिवाइडेड बाय 9R बराबर हाफ mv²। तो भाई ये 1 अपॉन R और सॉरी ये 1 है, 1 इंटू के क्यू ई बाय आर, 1 इंटू के क्यू बाई ई बाय आर, सो 2 टाइम्स यहाँ मिल जाएगा आपको और माइनस आपको मिलेगा यहाँ पे 2/9 और साथ में है के क्यू ई डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv²। 9 2 18 16 16/9 तो बन जाएगा आपके पास 32/9 क्यू ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और नीचे आ जाएगा आपके पास m और इसका आ जाएगा आपके पास अंडर रूट। सो 4 से चला गया है 8 बार, तो आंसर मिलेगा आपको 8QE डिवाइडेड बाय 9 पाई m एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। तो ये स्पीड उस इलेक्ट्रॉन के पास मिलने वाली है। आंसर चेक कर लीजिए, 8QE डिवाइडेड बाय 9 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r के बराबर। अच्छा r और यहाँ पे मिस हो गया है, r जो है इसको भी यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, कर लेंगे, आसान सवाल था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट। सवाल है हमारे पास कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि एक न्यूक्लियॉन की जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, वो दी हुई है ड्यूटेरियम की और हीलियम न्यूक्लियाई की, आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। व्हेन 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, देन एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपको फ्यूजन प्रोसेस दिया है जिसमें 2 ड्यूटेरियम है, 1H2 ये ड्यूटेरियम का फॉर्मूला है, और जो ट्रिटियम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1H3, यानी कि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 2 हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस 1H2, ये दोनों मिलके बनाते हैं हीलियम 2He4 ये बनाते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। आप समझ गए ना 2He4 का क्या मतलब है। 2He4 में यदि आपको मैं रिवाइज करवाना चाहूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने कितने हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस में 2 हमारे पास है प्रोटॉन और 2 हमारे पास है न्यूट्रॉन। टोटल हमारे पास 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, वो यहाँ लिखे हैं, और जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो यहाँ पे लिखी जाती है। यहाँ पे ड्यूटेरियम की बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में टोटल हमारे पास 2 न्यूक्लियॉन्स होने वाले हैं, और उसमें से एक होगा प्रोटॉन और एक होगा न्यूट्रॉन। ऐसे यहाँ पे प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, ये प्लस ये मिलके बनाते हैं दिस प्लस एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो एनर्जी रिलीज होती है इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो भाई ये जो रिएक्शन है, और एक चीज और, स्टेबल प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो एनर्जी निकलती है, तो यहां पर एनर्जी निकली, इसका मतलब ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है, और स्टेबल प्रोडक्ट है तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी माइनस कम बाइंडिंग एनर्जी ही टोटल एनर्जी रिलीज हमें मिलता है। तो भाई ये बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की मैं लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, और पर न्यूक्लियॉन एनर्जी जो है कितनी है हमारे पास 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 4 × 7 के बराबर, माइनस बाइंडिंग एनर्जी की बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट में हमारे पास 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, और 4 न्यूक्लियॉन में हर एक न्यूक्लियॉन की 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो यहां पे लिखूंगा 4 × 1.1, तो हमारे पास टोटल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिल जाने वाली है। तो यहां से आपको मिलेगा 28 - 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें यहाँ पे आंसर में मिल जाता है। तो एनर्जी जो रिलीज होगी इस फ्यूजन प्रोसेस में, दैट विल बी 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास, अ क्लोज्ड ट्यूब फिल्ड विद वाटर इज रोटेटिंग यूनिफॉर्मली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस OO'। तो इस एक्सिस OO' के अबाउट इस ट्यूब को रोटेट किया जा रहा है। द मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जो प्रेशर को मेजर करने के काम में आता है। मैनोमीटर है A और मैनोमीटर है B, जो प्रेशर मेजर करते हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, which are fixed on the tube at a distance r1 and r2 indicates pressure p1 and p2 respectively। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब आपको बताना है कितना होगा। तो इस ट्यूब का एंगुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। तो जब एक ट्यूब रोटेट होती है और ट्यूब जो है खचाखच पानी से भरी हुई है, तो हम किसी भी पॉइंट का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे।
तो यहां पे यदि मैं मान लेता हूं कि एक ट्यूब है हमारे पास, एक ट्यूब हमारे पास है और जो यहां पे भरी हुई है लिक्विड से, जो भरी हुई है लिक्विड से यहां पे भरी हुई है, ठीक। अब इस वाले एंड पे कुछ भी हो सकता है। यदि ये वाला एंड जो है खुला है, ये वाला एंड यदि खुला है तो यहां पे प्रेशर होगा P ATM के बराबर। यदि यहां पे प्रेशर, यहां पे यदि वैक्यूम है, यानी पूरा सील पैक है, पूरा सील पैक है इधर से और पूरा खचाखच लिक्विड है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं प्रेशर 0 के बराबर होने वाला है, बिकॉज यहां पे वैक्यूम होने वाला है। तो मैं इस वाले पॉइंट का प्रेशर, जनरल प्रेशर ले रहा हूं P0 के बराबर। P0 के बराबर यहां का प्रेशर मैं मान रहा हूं, P0 के बराबर यहां का प्रेशर है। इस रॉड को, इस ट्यूब को रोटेट किया जा रहा है इस तरफ, तो किसी भी पॉइंट का प्रेशर कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और वो प्रेशर किसी, मान लीजिए x डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का प्रेशर हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहां पे मैं एक एलिमेंट लेने वाला हूं, यहां पे मैं एक एलिमेंट लेने वाला हूं इस तरीके से, एक एलिमेंट यहां पे मैंने लिया। अब इस एलिमेंट को यदि आप ध्यान से देखें, इस एलिमेंट को यदि आप ध्यान से देखें, ये जो एलिमेंट है एक सर्कल में घूम रहा है, ये जो एलिमेंट है एक सर्कल में घूम रहा है, जिस सर्कल का सेंटर है यहां, और उस सर्कल की रेडियस किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका मतलब इस सर्कल, इस एलिमेंट के ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, इस एलिमेंट के ऊपर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और वो होगा सेंटर की तरफ, और जिसकी वैल्यू होगी a इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर। और हम ये बात भी जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है तो उसके पास नेट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉन जीरो के बराबर। तो इस एलिमेंट के ऊपर बेटा फोर्स कौन लगा रहा होगा, इस एलिमेंट के ऊपर पहली तो बात करें, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस तरफ नेट फोर्स लगेगा, और वो लगाएगा कौन, उसके पीछे वाला लिक्विड और उसके साथ वाला लिक्विड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां का प्रेशर यदि मैं मान लेता हूं P है, तो यहां का प्रेशर होगा P प्लस DP यहां का प्रेशर होगा। तो इस एलिमेंट की यदि बात करें तो इस एलिमेंट के ऊपर फोर्स लग रहा होगा किसके बराबर, P प्लस DP। इस तरफ फोर्स लगेगा P प्लस DP इंटू एरिया, और इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा P इंटू एरिया के बराबर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन में लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं लिखूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर दिस एलिमेंट, फॉर एलिमेंट। तो आपको मिलेगा बेटा फोर्स कितना है आपके पास, नेट फोर्स, इतना फोर्स इधर है, इतना फोर्स इधर है, और टोटल एक्सेलरेशन है इधर। तो नेट फोर्स आ गया आपके पास dp इंटू एरिया इज इक्वल टू मास, इसका मैं लिख सकता हूं, इसका मास मैं लिखूंगा, इसका विड्थ जो है dx के बराबर है, इसका विड्थ dx के बराबर है x डिस्टेंस पे, तो आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है हमारे पास AdX इंटू x ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आपको फोर्स मिल गया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, आपको dp की वैल्यू मिल जाती है किसके बराबर, रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स dx। लिमिट लगा दीजिए, x बराबर 0 पर प्रेशर की वैल्यू है P0 के बराबर, x बराबर x पर प्रेशर की वैल्यू है P के बराबर। तो यहां से आपको मिलेगा P माइनस P0 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको यहां पे मिलता है x स्क्वायर बाय 2 के बराबर। तो यहां से आपको मिलता है P इज इक्वल टू P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू आपको यहां से मिल जाती है। अब मुझे मालूम है कि x की वैल्यू यदि R1 पुट करूंगा तो प्रेशर की वैल्यू मुझे मिलती है P1 के बराबर, यहां पे वैल्यू यदि मैं R2 पुट करूंगा तो यहां पे वैल्यू मिलती है हमें P2 के बराबर। तो यहां से आपको मिलेगा P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहां से आपको मिलेगा P2 इज इक्वल टू P0 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R2 स्क्वायर। ठीक, समझ गए। यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2, यहाँ पे प्रेशर है P2, यहाँ पे प्रेशर है P1, ये जो डिस्टेंस है R1 है, ये डिस्टेंस जो है R2 के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, रो ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और आपको मिलेगा यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय रो इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो आपको आंसर भी मिल जाता है। तो मिलेगा आंसर 2 टाइम्स P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय रो इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर।
यही हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है, अब कई कई सवाल जो है ऐसे भी होते हैं जिसमें ट्यूब में जो लिक्विड है वो होता है इतना। मान लीजिए आपके पास लिक्विड है इतना, यहां तक लिक्विड है, ठीक है, और इसको घुमाया जा रहा है और यहाँ पे खुला हुआ है, ये ओपन एंड है। तो ओपन एंड है तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, PATM के बराबर हो जाएगा, PATM के बराबर प्रेशर हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से, मान लीजिए ये L के बराबर है, तो मैं लिमिट में क्या रखूंगा, लिमिट में रखूंगा कि x की वैल्यू L के बराबर थी तो प्रेशर की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, PATM के बराबर। और x की वैल्यू हो जाती है x के बराबर तो प्रेशर हो जाता है यहाँ पे P के बराबर। तो हम किसी भी पॉइंट पर प्रेशर भी निकाल सकते हैं। तो आप फॉर्मूला जो है रटने की बजाय आप ये याद रख सकते हैं कि हमने तरीका कौन सा इस्तेमाल किया है, बिकॉज अलग अलग सवाल में अलग अलग तरीके से हमें लिखना होगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला नया हमें मिल जाता है।